नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप हमसे लाइव जुड़ करके पढ़ सकते हैं। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हम लोग समास पढ़ रहे हैं और वो भी उसमें तत्पुरुष समास का अध्ययन चल रहा है। आइए फटाफट जुड़ते हैं, आप सभी का अभिनंदन है। चलिए, आप देखे हैं, लिखा है कि यदि समास का प्रथम शब्द द्वितीय विभक्ति में रहा हो तो वह द्वितीय तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार जिस विभक्ति में प्रथम शब्द रहेगा उसी के नाम से उसका समास होगा। बात क्लियर है? आपने तत्पुरुष के भेद आप जान ही लिए होंगे। तत्पुरुष के दो भेद, एक तो व्यधिकरण और एक दूसरा समानाधिकरण। अब ये व्यधिकरण में जो चलेगा वो सब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी चलेगा, लेकिन प्रथमा नहीं चलेगा। प्रथमा क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपको कल ये बात बता दी गई थी। अब आज वही बात बार बार क्यों बताएं ना। अब यहां पर यदि समास का प्रथम शब्द द्वितीय विभक्ति में हो तो वह द्वितीय होगा, तृतीय में होगी तो तृतीय होगा, चतुर्थी होगी तो चतुर्थी होगा। जिस विभक्ति में प्रथम शब्द रहेगा उसी के नाम से समास का नाम होगा। ये बार बार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप इस चीज को, समास को पकड़ो कि कौन सा समास किस विभक्ति को। कैसे पकड़ोगे आप? अभी आपको पकड़ दिखवाते हैं। 7 विभक्तियों में केवल प्रथमा विभक्ति शेष रही। यदि प्रथम शब्द प्रथमा विभक्ति में रहे तो व्यधिकरण तत्पुरुष हो ही नहीं सकता। क्लियर है? और समानाधिकरण हो जाएगा। इस कारण ये 6 ही भेद व्यधिकरण के होंगे, प्रथमा छूट जाएगा। तो आगे देखें, लिखा है कि द्वितीय तत्पुरुष समास। अब द्वितीय तत्पुरुष समास में आप देखें, लिखा हुआ है समास थोड़े ही शब्दों में होता है, मुख्य ये है। क्या भैया? अब नीचे एक सूत्र है, इस सूत्र को देखना। अब इस सूत्र को देखना, लिखा है कि द्वितीया श्रितातीत पतित गतास्त्या प्राप्ता पन्नैः द्वितीया। द्वितीया श्रितातीत पतित गतास्ता प्राप्ता पन्नैः, मतलब जिस शब्द में आपके श्रित, अतीत, पतित, गत और अत्यंत प्राप्त आपन्न शब्द का प्रयोग होगा वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। आगे पहले लिख दिया द्वितीय, ये सूत्र है, इसी सूत्र से समास होगा। मतलब वह श्रित शब्द के साथ, अतीत शब्द के साथ, पतित शब्द के साथ, गत शब्द के साथ, अत्यंत शब्द के साथ, प्राप्त शब्द के साथ, आपन्न शब्द के साथ में जब संयोग में आती है तो द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा समास होता है? द्वितीय तत्पुरुष। पहला उदाहरण लिखा कृष्णम श्रितः। अब आप देखिए, कृष्णम श्रितः, ये जो आप पढ़ने जा रहे हो ये 2021 में पूछा था, टीजीटी। ये 2030 में पूछा था टीजीटी, इस पे बड़ा बवाल चला था यही कृष्णम श्रितः पे, और हमने काट के यहाँ कुछ लिखा है ऊपर। अब देखिए, यही सवाल पूछा था, कृष्णम श्रितः का बनेगा। किताब में यहां आपके लिखा होगा कृष्णाश्रितः। आपके बाबूराम में कृष्णाश्रितः लिखेगा, ये सीधे गलत है। नोट कर लेना, उसको डिलीट कर देना, यहां पर इसको काट के ये लिख लीजिएगा कृष्णश्रितः। यही पूछा था 2021 में। अब ये देखिए, लिखा है कृष्णम में कौन सी विभक्ति है? अगर आप कृष्ण का रूप चलाते हैं तो राम की तरह चलेगा। राम है रामम, कृष्ण है कृष्णम, तो कृष्णम में कौन सी विभक्ति लगी? द्वितीय। तो कहते हैं कि जिस समास का पहला पद द्वितीय विभक्ति का हो वह समास द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। अब एक बात और आया, ये सूत्र आ गया कि द्वितीय श्रितातीत पतित गतस्ता प्राप्तापन नहीं, मतलब श्रित शब्द है तो श्रित शब्द यहां भी है। द्वितीय में भी है, श्रित शब्द के साथ आया कृष्ण श्रित, कृष्णम श्रितः का समास क्या बनेगा? ये तो विग्रह है इसका।
अब ये समास जो बनेगा ये तो कृष्णम श्रितः विग्रह है, लौकिक विग्रह है ये। अब इसका मूल समास क्या बनेगा, तो कृष्ण श्रितः बन जाएगा, कृष्ण श्रितः, ये बन जाएगा कृष्ण श्रितः जो यहां लिखा है। अच्छा, कृष्णाश्रितः क्यों नहीं बनेगा भाई, कृष्णाश्रितः क्यों नहीं बनेगा? अब यहां पर कृष्णाश्रितः बन जाता कब पता है, जब कृष्ण के साथ आश्रित होता। जब कृष्ण के साथ आश्रित शब्द होता तो कृष्ण के अ और आ मिलकर के कृष्णाश्रित तब बन जाता, तब यहाँ बाबूराम सक्सेना जो लिखे थे ये सही हो जाता। जब आप इसका विग्रह कृष्णाश्रित पूछोगे, कृष्णश्रित नहीं कृष्णाश्रित पूछोगे, तब ये सही होगा, कृष्णाश्रित बनेगा। और जब आप कृष्णम श्रित पूछोगे तो बताइए यहाँ पे आगे कोई स्वर है ही नहीं, अक सवर्ण दीर्घ कोई नियम काम ही नहीं करता, तो कोई संधि बनेगी ही नहीं। जब नहीं बनेगी तो कृष्णाश्रित काहे सही हो जाएगा, नहीं सही होगा ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आपको समझाना था, अब यहाँ गलती मत करना आप, ये सही कर लेना। कृष्ण श्रित। दूसरा शब्द है दुख ध अतीत। क्या है, एक एक उदाहरण अगर पढ़ें तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए बहुत लेंदी चीज होता है ये। दुख लिखा, दुख, दुखम, दुखम दहन अतीत। अब यहां तो दुखातीत सही है। अब आप कहोगे सर मां में तो आ है ही नहीं, आगे अतीत का कैसे संधि होके दुखातीत बन गया, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं आएगा, दिमाग लगा के देख लेना कैसे आएगा समझ में। यहां लिखा दुखम धन अतीत, तो माँ पे तो दुखम शब्द है, माँ पे हलंत लगा है, माँ में कोई स्वर है ही नहीं, आगे स्वर है, कैसे दुखातीत बन गया ये? क्या तो यही ये भी गलत है, बाबूराम ने गलत कर दिए। नहीं, यहाँ देखिए क्या है, दुख शब्द है, दुख, दुख शब्द से सुऔजस अम और सस, ये जो सुऔजस विभक्ति है ना, ये द्वितीया के एक वचन की विभक्ति अम, दुख से अम प्रत्यय लगा। जब दुख से अम प्रत्यय लगा और आगे क्या है अतीत। अब आप पढ़ते होंगे कि समास में कभी कभी विभक्तियों का लोप हो जाता, हर जगह हर बात हम नहीं बताते चलेंगे, एक दो बार बता दे रहे हैं आपसे, इस चीज को पकड़ लीजिएगा, फिर उसी के आधार पे दंदना के कर दीजिएगा। अम है, नियम आपने पढ़ा होगा कि किसी की समास का नियम होता है कि उसके मध्य विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो ये द्वितीय विभक्ति की लगी अम का जब लोप हो जाएगा, हट जाता है, तो ये दुख बचेगा। अब जब दुख बचेगा, दुख धन अतीत, अब दुख में आ है, यहां आ मिलकर के दुखातीत बन गया, ये सही है। दुख के पार गया हुआ, अतीत शब्द के साथ समास हुआ। पतित के साथ समास होगा अग्निम पतितः, तो अग्निम में द्वितीया, द्वितीया पकड़ लीजिए, कृष्णम में द्वितीया, दुखम में द्वितीया, अग्निम में द्वितीया, प्रलयम में द्वितीया, मेघम में द्वितीया, जीवनम में द्वितीया, कष्टम में द्वितीया। जिस समास का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति का होगा सब द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, अब ज्यादा नहीं सोचना। पतित शब्द के साथ उठाया, अग्निपतित, अग्निपतित बन गया, कौन समास? द्वितीय तत्पुरुष। प्रलयम गत शब्द के साथ समास बना, बना प्रलयम गत, प्रलयम में द्वितीय बन गया प्रलय गत है, कौन समास? द्वितीय तत्पुरुष समास। अत्यंत शब्द है मेघम धन अत्यंत मेघात्यस्त, ये सवाल हम आपके प्रैक्टिस में पूछे थे एक दिन, याद है? मेघम धम अत्यस्त मेघात्यस्त, मेघ के पार पहुंचा हुआ द्वितीय तत्पुरुष है। जीवनम प्राप्त, प्राप्त शब्द के साथ समास उठाया, जीवनम प्राप्त, जीवन प्राप्त में आपसे समास पूछा, जीवन प्राप्त का लौकिक विग्रह जीवनम प्राप्त, इसमें समास द्वितीय तत्पुरुष है। कष्टम आपन्न माने कष्ट पाया हुआ, कष्टापन्न में समास नोट कर लीजिएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। बस आप देखते चलो, आपन्न और प्राप्त शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनने पर प्रथम भी उपयुक्त होते, जैसे प्राप्त जीविना और आपन्न कष्ट, है ना। चलिए, यहां दूसरा सूत्र था प्राप्तापन्ने च द्वितीया, प्राप्तापन्ने च द्वितीया क्या कहा?
कहा कि आपन्न और प्राप्त शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर प्रथम भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राप्त जीवन और आपन्न कष्ट। यहां भले लिखा कष्टापन्न, कष्टापन्न को आपन्न कष्ट लिख सकते हो, और ये जीवन प्राप्त है को प्राप्त जीवन आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब प्रथमा में हो सकते, द्वितीयांत के साथ बनने पर प्रथम भी प्रयुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल बन जाएगा, प्राप्त जीवन आपन्न कष्ट दोनों सही होगा, गलत नहीं होगा। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि गमी आदि शब्दों के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष होता है, जैसे ग्राम गमी। आज ही पूछा था टेस्ट में 10 बजे, 10 बजे प्रैक्टिस में आज ही पूछा था, ग्राम गमी में कौन सा समास है? ग्राम गमी में समास अन्नम भुभुक्षु, अन्न भुभुक्षु में समास। सूत्र कौन सा है? आप किताब खोलिए 243 नंबर पे, नीचे लिखा है गम्यादीनामुप संख्यानम। गम्या दीनामुप गंगा दीनामुप संख्यानम यही कहता है कि गमी आदि शब्द के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष होता है। नोट कर लीजिए, गम्याद उपसंख्यानम माने कहना चाहिए गम्यादीनाम, गम्या माने गमी आदि शब्द है। गमी शब्द जैसे ग्रामम गमी, ग्राम गमी, तो ग्रामम गमी में ग्रामम में द्वितीय लगी है, गमी के साथ समास हुआ, तो ग्रामम गमी में कौन सा समास हुआ? ग्राम गमी द्वितीय तत्पुरुष समास। अन्नम भुभुक्षु, अन्नम में द्वितीय, बुभुक्ष में, तो अन्न भुभुक्षु में कौन? अन्न का भूखा। ठीक है, आगे देखिए अगला सूत्र 2 नंबर वाला, लिखा होगा कालाह, किताब में नीचे लिखा होगा अगला सूत्र कालाह। ये सूत्र है काला। काला क्या कहता? कहता कालवाची द्वितीयांत शब्द तांत कृदंत शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष बनाते हैं, जैसे मासम प्रमितः। मासम प्रमितः का क्या बनेगा? मास प्रमितः। मासम में द्वितीय प्रमित शब्द है। कहा कि कालवाची, तो कालवाची मासम तो कालवाची है ही भैया, मास मने महीना, ये कालवाची नहीं है, समयवाची बिल्कुल है। और कहा कि तांत कृदंत शब्द मतलब अक्त प्रत्यय लगा हुआ ऐसा कोई कृदंत शब्द, तो प्रमित हमें अक्त प्रत्यय लगा हुआ है के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। तो मासम प्रमित का मास प्रमित हमें आपसे समास पूछे तो आप द्वितीय तत्पुरुष समास लगा देना, सूत्र है काला। उसी तरह से प्रतिप चंद्र, प्रतिप चंद्र में भी आपका समास बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है अत्यंत संयोगे च। किताब नीचे देखना, अत्यंत संयोगे च, ये क्या कहता है? अत्यंत संयोगे च कहते हैं ये सूत्र कि अत्यंत संयोग या सातव्य व्यक्त करने वाले कालवाची द्वितीयांत शब्द भी द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। अत्यंत संयोग या शातव्य व्यक्त करने वाले कालवाची द्वितीयांत शब्द भी द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं, जैसे मुहूर्तम सुखमिति, मुहूर्तम सुखम। मुहूर्त सुखम में आपसे समास पूछेगा तो आप द्वितीय तत्पुरुष लगा देना। किस सूत्र से? अत्यंत संयोगे च, मतलब जब मुहूर्त सुखम, किसका सुख है? किसका मुहूर्त आया है? सुख का। तो अत्यंत संयोगे च सूत्र आया मुहूर्तम सुखम इति, यह मुहूर्त सुख का है, तो मुहूर्त सुखम में समास होगा द्वितीय, क्योंकि मुहूर्तम में द्वितीय विभक्ति लगी है। जिस समास का पहला पद जिस विभक्ति का होगा वही शब्द व्यधिकरण में आप तत्पुरुष समास पढ़ते हो। इसी तरह मुहूर्त व्यापी और क्षण स्थायी, ये सब में समास द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। नोट करते चलना कॉपी पे, ये सब पके पकाए शब्द हैं, यहां से गलती नहीं करनी है, क्योंकि सीधा बताया गया है कि आपको इसमें फला फला समास है। साहित्य की बात थोड़ी है कि आपको पूछा अनुगत गमना में कौन सा समास है, अब आप पता करो कौन सा समास है, लेकिन यहां पर तो बताया गया है कि यहां पर यह समास है। ठीक है, चलिए
टिप्पणी लिखा है कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पहला नियम केवल कालवाचक शब्दों के विषय में है और दूसरा अत्यंत संयोग के। तो बता रहे हैं कि जो ऊपर का है ये मुहूर्तम सुखम के ऊपर वाला, ये मासम प्रमित, ये जो मास प्रमित में समास हुआ ये कालवाची है, कालाह सूत्र से है, और दूसरा अत्यंत संयोगे सूत्र से प्रकट करने वाला है। मतलब ऐसा कभी कोई ना सोच ले कि मुहूर्त भी आया तो अभी तो संयोग का आया, ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए। इसीलिए क्लियर कर दिया कि भैया ऊपर वाला काला से मतलब समझना और नीचे वाला अत्यंत संयोगे से समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तृतीय तत्पुरुष में पहुंच गए। चलिए तृतीय तत्पुरुष में देखा जाए, तृतीय तत्पुरुष में कहते हैं कि जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीय विभक्ति में हो तो उसे तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। यह समास अधिकतर इन दशाओं में होता है। कौन कौन से दशाओं में होता? अब देखिए ये जो गम्यादीनाम, काला, अत्यंत संयोगे, ये आपने पढ़ लिया अभी, क्योंकि ये है हमने पिछले वाले पेज पे ये तीनों सूत्र काम किए थे। ये वाला सूत्र कर्त करणे कृता बहुलम, तृतीय तत्पुरुष का ये सूत्र पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है, कर्त करणे कृता बहुलम। अब ये क्या कहता है? कहता है कि जब तृतीयांत कर्ता या करण कारक हो और साथ वाला शब्द कृदंत हो तो तृतीय तत्पुरुष समास होगा। जब तृतीयांत कर्ता या करण कारक हो और साथ वाला शब्द कृदंत हो, तब जैसे हरित्रातः में समास पूछा, इसका लौकिक विग्रह होगा हरिणा त्रातः। हरिणा में तृतीया विभक्ति लगी है, हरि हरिम हरिणा, तृतीया का एक वचन, हरिणा त्रातः हरित्रातः में लिखा है कि इस उदाहरण में हरिणा तृतीयांत है, बिल्कुल है, और कर्ता भी है। मतलब कर्ता है, करने वाला, हरि कर्ता नहीं है क्या? है। और त्रातः कृदंत है, जो अक्त प्रत्यय, कृदंत का मतलब कृत प्रत्यय जिसमें हो, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, तीन प्रत्यय होते हैं, आप पढ़ें। अब ये कृत प्रत्यय जो होगा वो कृत प्रत्यय, अक्त प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ये सब कुछ प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो कृदंत में त्रातः में लगा है अक्त प्रत्यय, तो सारी बात हो गई कर्त करणे कृता बहुलम। कर्तृ माने कर्ता, करण, तृतीयांत कर्ता हो या फिर करण हो, कारक होना चाहिए, और साथ वाला शब्द कृदंत हो, मतलब जिसमें कृता बहुलम, जिसमें कृता माने कृदंत हो, कृत शब्द लगा हो। तो हरिणा त्रातः में अक्त प्रत्यय कृदंत का है और हरिणा में तृतीया विभक्ति लगी है, ये कर्ता भी है और करण भी है, क्योंकि कर्त करण तृतीया में यहाँ तृतीया ऑलरेडी लगी हुई है। तो बात बिल्कुल हो गया कि हरित्रातः में जो समास होगा वो तृतीया तत्पुरुष होगा। उसी तरह से नख भिन्न, नख भिन्न मतलब यहाँ नखई तृतीयांत शब्द है, इसका विग्रह है नखई निर्भिन्न, नखैर भिन्न, नखैर भिन्न। यहाँ जो नखैर है इसमें तृतीया विभक्ति लगी है। नखैर भिन्न, यहाँ नखई तृतीयांत है और करण भी है, करण है तभी तो तृतीया में है। और भिन्न शब्द कृदंत है, जो भिद धातु से अक्त प्रत्यय लगता है। चाहे भिद धातु से अक्त प्रत्यय लगाओगे तो भिन्न शब्द बनेगा, ठीक है। और छिद धातु से आप अक्त प्रत्यय लगाओगे तो छिन्न शब्द बनेगा। छिन्न भिन्न, ये शब्द में अक्त प्रत्यय लगे हुए हैं, नोट कर लेना। छिन्न भिन्न, ठीक। नखई निर्भिन्न, यहाँ नखई तृतीयांत है, करण है, इसलिए नख भिन्न, नखई निर्भिन्न। हरित्रातः हरिणात्रातः कर्त करण कृता बहुलम से समास हो गया, तृतीया तत्पुरुष समास आपका समाप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे, इतना देखते चलो मेरे साथ। सप्तम सोपान में आइए, यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है। अब इसके नीचे एक सूत्र लिखा हुआ है, उस किताब को खोल के 244 नंबर पेज के नीचे लिखिए, लिखा होगा कि पूर्व सदृश समानार्थक कलह निपुण मिश्र लक्षण। सूत्र है पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण, उसी की परिभाषा है। अब यहाँ सूत्र नहीं है लेकिन सूत्र में बोल दिया। वो सूत्र कह रहा है
कि जब तृतीयांत शब्द के साथ पूर्व सदृश सम शब्दों में से कोई आवे, अथवा ऊन माने कम, कलह मतलब लड़ाई, निपुण मतलब चतुर, मिश्र माने मिला हुआ, सुलक्षण माने चिकना शब्दों से अथवा इनके समान अर्थ रखने वालों में से कोई शब्द आवे तो चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा क्या? नहीं, तृतीया ही होगा। अभी तृतीया का प्रकरण चल रहा है, अभी चतुर्थी नहीं आया। मतलब ये सूत्र है कि पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणई, तो पूर्व सदृश सम है ना, और ऊन, ऊन माने कम, कलह निपुण मिश्र, सबका अर्थ उठा के जितना सूत्र बताया वही सारे शब्द रख दिया। बोला कि इनके शब्दों में अथवा इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों से कोई शब्द आवे तो, यथा जैसे मासेन पूर्व लौकिक विग्रह, मास पूर्व समास। मास पूर्व में कौन सा समास है? आज ही पूछा था, आज पूछा था आपसे। मास पूर्व में मासेन पूर्व तृतीया तत्पुरुष समास किस सूत्र से? पूर्व सदृश समानार्थ, इस सूत्र से हुआ। आगे मात्र सदृश, मात्र सदृश में समास, तो मात्रा सदृश। देखिए मात्रा में तृतीया, माता का रूप चलाएंगे तो माता, मातरम, मात्रा, तृतीया का एक वचन, तो पहला पद तृतीया का है तो तृतीया तत्पुरुष। मास पूर्व मासेन में तृतीया, मासह मासम मासेन मासाय मासात मासस्य मासे मासः, रूप चलेगा मासेन में बन जाएगा तृतीया का एक वचन। पितृ सदृश, पितृ समह में समास, पित्रा, पित्रा के साथ पित्रा में पिता, पितरम, पित्रा तृतीया का, तो पितृ समह मातृ सदृश माश पूर्व रट डालो, सब तृतीया तत्पुरुष समास है। आगे देखिए, अब ये आपका सम के साथ समास हुआ। पहले पूर्व के साथ का उदाहरण है माश पूर्व, मास सदृश माने माता के समान सदृश का उदाहरण आपने देखा। फिर सम का उदाहरण आपने यहां देखा पिता के साथ। अब ऊन का उदाहरण देखिए, लिखा है कि धान्येन ऊनम धान्योनम, धान्येन धन ऊनम धान्योनम में गुण संधि होकर के बन गया धान्योनम। ऊन माने कम होता है, जैसे आप पढ़ते नहीं हो एकोन, एकोन विंशति, एकोन विंशति मतलब विंशति माने 20 और एकोन माने एक कम, तो 20 से एक माइनस कर दो 19। एकोन विंशति को क्या कहते हैं? 20। तो यहाँ एकोन शब्द लिखा है, एक धन ऊन, एक धन ऊन बराबर एक में क में अ है, आगे ऊ है, अ ऊ मिलकर के एकोन बन गया, गुण संधि हो गई। यही ऊन है, ऊन माने कम, और ये कम वहां लिखा हुआ है, इसलिए 20 से एक कम 19। बात समझ में आ गई होगी ना? यही सब सारी चीजें हैं। मासेन पूर्व तो मास पूर्व बन गया। चलिए धान्यन ऊनम, धान्य ऊनम माने कम धान, ऐसा कर लिया। फिर धान्यन विकलम, धान्य विकलम में समास बनेगा विकल के साथ, विकल मतलब कल, विकल के साथ समास कर लिया इसने, धान्यन विकलम, धान्य विकलम। वाचा कलह, कलह शब्द के साथ माने वाचा कलह, वाक कलह में समास होगा। मतलब आपको फंसाएगा, यहाँ आपका दिमाग भी चलने लगेगा। क्या है? वाचा कलह, वाचा कलह ऐसा विग्रह है, लेकिन जब विग्रह करोगे तो पकड़ ले जाओगे, क्योंकि वाचा में वाचह वाचम वाचा वाचे, वाचा में तृतीया का एक वचन है। लेकिन जब आप यहां देखेंगे लिखा है वाक कलह, तो आपको ऐसा भी लगेगा वाक्श कलहश्च, वाक्श कलहश्च, द्वंद्व समास ऑप्शन में देख करके आपका दिमाग जाएगा द्वंद्व की तरफ कि वाक कलह, ऐसे विग्रह आ जाता है कभी कभी दिमाग में, वाक कलह, वाक्श कलह च द्वंद्व समास, लेकिन नहीं, वाचा कलह, याद रखना वाचा कलह तृतीया तत्पुरुष समास है, कलह शब्द के साथ समास हुआ है। तो याद सूत्रों तो पढ़ लोगे तब भी तो पता चलेगा कि पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण, कलह शब्द भी आ जाएगा तो हो तो जाएगा ना।
कर लेंगे। उसी तरह से वाग युद्धम में समास है, नोट कर लेना। वाचा युद्धम, वाणी से युद्ध, वाणी का कलह, वाणी से युद्ध, वाग युद्धम, वाचा युद्धम। आचार्यण निपुण, आचार निपुण, आचार निपुण में समास क्या होगा? आचार्यण निपुण, मतलब आचार से निपुण, निपुण अर्थ में मतलब चतुर समास हो गया। आचार्यण कुशलः, आचार कुशलः भी बन जाएगा। आचार कुशल, आचार निपुण, ये सब समास नोट करते चलो। ये सब पके पकाए समास हैं, मतलब फिक्स हैं, यहां से गलतियां नहीं करना आपको। इसको तो चार्ट बना के लिख डालो यार, और बना करके रोज हनुमान चालीसा की तरह वाचन करो। समास इसमें कौन सा है और क्या और कैसे पढ़ोगे? ठीक है, ये पढ़ने का तरीका है और इसको आराम से पढ़िए। लिखा है गुडेन मिश्रम, मिश्र शब्द के साथ समास हुआ तो गुड मिश्रम बन गया। गुड मिश्रम, गुडेन मिश्र में समास हो गया। गुडेन युक्तम, गुड युक्तम, गुड युक्तम। एक एक वर्तनी ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन में जो वर्तनी आएगी उस वर्तनी पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। गुड युक्तम, गुडेन युक्तम, गुड मिश्रम, गुडेन मिश्रम। और संलक्षण के साथ समास होगा तो घर्षण संलक्षणम, घर्षणेन संलक्षणम, मतलब घर्षणेन में तृतीया है बालकेन की तरह। संलक्षण के संलक्षण माने चिकना होता है, तो घर्षण संलक्षण माने घर्षण के साथ चिकना ना। और कुट्टनेन संलक्षणम, तो कुट्टन, कुट्टन संलक्षणम बन जाएगा, अर्थात कूटने से चिकना। कुटने, कुट्टनेन माने कूटने के द्वारा, संलक्षण माने चिकना। तो ये सब संलक्षण गुडेन, निपुण, आचार्यण पढ़ डालो किसी यार पक्का। ये तो तृतीया का सूत्र पढ़े थे हम, वहां तृतीया तत्पुरुष समास हुआ था। आगे देखिए, अब देखिए यहां पर आपको लिखा है कि ये हमने पढ़ लिया था ना कि पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण, इसी की चर्चा अभी पीछे हो गई। अब अगला सूत्र अवर, अवरस्योप संख्यानम, अवरस्योप संख्यानम, आज भी पूछा था यहां से सवाल। अवरस्योप संख्यानम, आज यहां से भी सवाल पूछा गया था आपसे। अवरस्योप संख्यानम ये क्या है? वार्तिक। जब उपसंख्यानम माने कहना चाहिए, अवर अभी तृतीया का ही चल रहा है। लिखा है कि अवर शब्द की भी गणना इन्हीं शब्दों के साथ करनी चाहिए, अर्थात अवर के साथ भी तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे मासावरह, ये पूछा गया था, मासावरह, क्या उत्तर होगा? मासेन अवरह, मासेन अवरह, मासा अवरह। अवर शब्द का प्रयोग होगा, तुरंत याद रखना, अवरस्योप संख्यानम। पढ़ते जाओ गुरु, पढ़ते जाओ। अवरस्योप संख्यानम मासावरह, अर्थात एक माह छोटा। आज पूछा था अवर का मतलब क्या होता है, तो लोग बताए थे कि छोटा। बताए थे कि नहीं बताए थे? छोटा। अवर मतलब मासा अवर, एक माह छोटा। कोई पूछे कि ये लड़का बड़ा है, कि ये बोले ये मासा अवर है, एक महीने का इससे छोटा है ना। अब देखिए आगे लिखा है तीसरा, अन्येन व्यंजनम, तीसरा हो गया। संस्कार करने वाले द्रव्य का वाचक तृतीयांत शब्द अन्नवाचक शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष समास बनाता है। संस्कार करने वाले, कैसा संस्कार यार? अन्नप्राशन संस्कार, उपनयन संस्कार, जो हमारे 16 संस्कार हैं उनमें संस्कार की बात हो रही है, इसलिए लिखा अन्नेन व्यंजनम। तो संस्कार कहाँ हो जाता? बच्चा छोटा होता है तो उसको एक संस्कार किया जाता ना, अन्नप्राशन। तो संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक, जो द्रव्यवाचक है, द्रव्य में जो कुछ चीजें द्रव्य वाली हैं, जैसे अन्नवाचक शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष समास बनाता है, अन्नेन व्यंजनम सूत्र है। जैसे दधना ओदन, दध्योदन हमें आपसे समास पूछेगा, दध्योदन, तो दध्योदन में दधि शब्द का रूप चलेगा। दधि शब्द क्या है? दधि शब्द द्रव्य है कि नहीं है?
द्रव्य है ना, तो दधि का रूप चलाओ, कैसे चलेगा? दधि 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 दधना दधने दधन दधन दधनी दधि, ऐसा रूप चलता है ना दधि का। तो दधि दधि दधना, दधि दधि 2 बार बनता है, और फिर नपुंसक लिंग तृतीया में बनेगा दधना। तो यहां लिखा है दधना, दधना ओदन, मतलब दही और ओदन माने भात, दही भात अन्नप्राशन में खिला दिया जाता है। दही शुभकारी होती है ना, इसलिए दधना ओदन दध्योदन। दध्योदन हमें आपसे समास पूछा, अन्येन व्यंजनम सूत्र से आपने लगाया, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। समास पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप वीडियो देखते जाओ, जितनी बार वीडियो देखोगे उतनी बार मजा आएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ ज्यादा थोड़ी बता रहे हैं, हम आपको बताते चल रहे हैं, जहां आपका दिमाग आपका सोचेगा वहां आप सुनते चलो। अब आ गया बात चतुर्थी पे, बात आ गई चतुर्थी पे, मतलब तृतीया समाप्त। आज तत्पुरुष समाप्त किया जाएगा, है ना। चलिए आगे लिखिए, देखिए लिखा है कि चतुर्थी तदर्था बलहित सुख रक्षितई। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितई, ये कहते हैं चतुर्थी तत्पुरुष में। कहते हैं कि जब तत्पुरुष समास का शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहे तो वह चतुर्थी कहता है। ये बात बार बार आप जानो, पंचमी में रहे तो पंचमी, षष्ठी में रहे तो षष्ठी। मुख्यतया यह तब होता है जब कोई वस्तु जो किसी से बनी हो या बनती हो वो चतुर्थी में आए, और जिससे वह बनी हो वह उसके बाद आए। फिर से पढ़िए, मुख्यतया यह तब होता है, मुख्यतया चतुर्थी तब होता है जब कोई वस्तु चतुर्थी में आए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु से कोई चीज बनी है, तो वह वस्तु चतुर्थी विभक्ति की हो, और जिससे वह बनी हो वह उसके बाद आए। समझ गए? उदाहरण देख लीजिए, लिखा है यूप दारू, यूपाय दारू, यूपाय दारू, और तो क्या बना समास दोनों का मिलकर के? यूप दारू। यूपाय में चतुर्थी विभक्ति है, और दारू मने दारू नहीं, लकड़ी। दारू का अर्थ लकड़ी, और उपाय माने खंभा, खंभे के लिए लकड़ी। खंभे के लिए लकड़ी, तो इसलिए उपाय शब्द क्या है? उपाय जब ये जो खंभे के लिए लकड़ी है ना, तो उपाय में चतुर्थी विभक्ति लगी है, और दारू में तो ठीक है अलग अलग विभक्ति। अब यहाँ चतुर्थी लगी, चतुर्थी हो जाएगा यूप दारू बनेगा। इसी तरह से कुंभ वृत्तिका, कुंभ वृत्तिका का बनेगा कुंभाय वृत्तिका। जैसे आप पढ़ेंगे तुरंत आपको चतुर्थी तदर्था बल हित सुख रक्षितई। अभी इसका ही बात नहीं है, अभी तो ये बताया गया। यूपाय दारू, यूप दारू में चतुर्थी तत्पुरुष समास। कुंभ वृत्तिका, कुंभाय मतलब कुंभ माने घड़ा, मृत्तिका माने मिट्टी, मिट्टी का घड़ा। तो जो मिट्टी है, जो कुंभ है, जिससे जो चीज बनी है उसके बाद आए, तो मिट्टी तो इसके बाद आई ना, आई कि नहीं आई? ये बात यही तो कहा गया था। इसलिए कुंभाय में चतुर्थी विभक्ति वृत्तिका, कुंभाय मृत्तिका बन गया कुंभ मृत्तिका में चतुर्थी तत्पुरुष समास, और यूप दारू में चतुर्थी तत्पुरुष समास। ये दोनों नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है इसकी चतुर्थी तदर्था बल सुख रक्षितई का। कहते हैं कि चतुर्थयंत शब्द तदर्थ, बलि, हित, सुख तथा रक्षित के साथ भी चतुर्थी समास बनाएंगे। ये सूत्र है, चतुर्थी तदर्था बल हित सुख रक्षितई। चतुर्थी में तदर्थ, बल, हित, सुख, रक्षित के साथ जो समास बनेगा वह शब्द के साथ चतुर्थी तत्पुरुष का समास बनेगा। जैसे द्विजाय अयमित द्विजार्थ, द्विजार्थ में समास नोट करिए। द्विजाय
अयमिति द्विजार्थ में तत्पुरुष समास, क्योंकि द्विज के साथ यहाँ पर तदर्थ के साथ समाप्त हुआ। भूतेभ्यो बलि, भूत बलि, यहां लिखा ना भूतेभ्यो बलि, भूत बलि, भूत बलि। भूत बलि में कौन सा समास है? भूतेभ्यो बलि, क्योंकि बलि शब्द के साथ समास हुआ और बन गया भूत बलि में समास। यहां तक चतुर्थी तत्पुरुष इसी सूत्र से। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण हितम, कौन सी चतुर्थी तत्पुरुष समास? हित के साथ समास हो गया। गो हितम ना गो सुखम, इसी तरह से गो हितम, तो गो गाम गवा गवेह, गवेह हितम हो जाएगा चतुर्थी का गो हितम। गो सुखम, इसी तरह से गो सुख बन जाएगा चतुर्थी। गो रक्षितम, तो गो सुख, गो हितम, गो सुखम, गो रक्षितम, ये सब समास उठा के सुख रक्षित के साथ समास कर दिए, हित के साथ गो हितम कर दिए, सुख के साथ गो सुखम कर दिए और रक्षित के साथ गो रक्षितम करके बना दिया। तो 3-4 उदाहरण हैं। कौन कौन? एक आपका है द्विजार्थ, एक आपका भूते बलि, एक ब्राह्मण हितम, एक गो हितम, गो सुखम, गो रक्षितम, सब चतुर्थी तदर्था बल हित सुख रक्षितई। जब 3-4 बार इसको वाचन करेंगे, जैसे ये आएगा गो सुखम, वो आप तुरंत जान जाओगे। जैसे ब्राह्मण हितम शब्द आया, आपके दिमाग में ऑप्शन आएगा कि चतुर्थी तदर्था बल हित, हित हित आया, अच्छा हितम तो ये चतुर्थी में है, तो ब्राह्मणा हितम करके निकल लेंगे आगे तुरंत। गो हितम, ऐसे चतुर्थी तत्पुरुष समास आपका इसी तरह से चलेगा। आगे देखें, अगला कुछ है इसमें, क्या है यहाँ? लिखा है अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं वे वस्तुतः चतुर्थी तत्पुरुष होते हुए भी नित्य समास कहते हैं, क्योंकि उनका अपने पदों से विग्रह ही नहीं हो सकता, उन समस्त पदों के लिंग विशेष के अनुसार होते हैं। अच्छा, ये बात इसमें टिप्पणी में दिया है ना। हाँ, ये एक सूत्र है नीचे, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। अर्थेन किताब खोल के 245 पे देखिए, लिखा है ना नीचे 1 नंबर कि अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। यह वार्तिक कह रहा है कि अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं वे वस्तुतः चतुर्थी तत्पुरुष होते हुए भी नित्य समास कहते हैं, क्योंकि उनका अपने पदों से विग्रह हो ही नहीं सकता, उन समस्त पदों के लिंग विशेष के अनुसार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमी तत्पुरुष का सूत्र है, अभी देखेंगे आगे। पंचमी तत्पुरुष पढ़िए। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में आवे, तब उस तत्पुरुष समास को पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। आज आपको बोरियत नहीं महसूस हुई होगी, क्योंकि आप आज सरल बहुत है ना, बस इतना जानते रहिए और अव्ययी भाव को कई बार 2-4 बार पढ़ते रहिए। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में हो, तब वह तत्पुरुष समास को पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। मुख्य रूप से यह समास तब होता है जब पंचमेंत शब्द भय भीति और भी के साथ आए। तो इसका एक सूत्र है, वह सूत्र है आपका कौन सा? पंचमी भयेन, और उसी के आगे लिखा है भय भीत भीति भी रीतिवाच्यम। आगे किताब खोल के देखिए, 2 नंबर पे सूत्र देखिए। पंचमी भयेन, कहा कि जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में आए तो हो गया, और मुख्य रूप से यह समास तब होता है जब पंचमेंत शब्द भय भीति और भी के साथ आए। चलिए, लिखा है भय भीत भीत भी रीति वाच्यम। तो जब पंचमेंत शब्द भय के साथ, भीत के साथ और भी के साथ आएगा, जैसे चोर भयम में समास पूछे आपसे, तो आप कह दोगे चौरात भयम, भय शब्द का प्रयोग हुआ, तो चोर भयम मतलब चोर से डर, तो चौरात में पंचमी, भय भीत भीत भी रीतिवाच्यम। अस्तेनात भीतः, अस्तेन भीतः में समास बना, पंचमी तत्पुरुष समास बना, अस्तेनात में पंचमी लगी है। ब्रिक भीतः, ब्रिक माने भेड़िया से डर लगता है, भीत भयभीत भीत
बना, भीति शब्द का प्रयोग हुआ तो ब्रिकात भीति, भेड़िए से डर, ब्रिक भीति में पंचमी तत्पुरुष समास हो गया, अस्तेन भीति में पंचमू समास होगा। और आज आपसे पूछे थे 10 बजे वाले में असोभी में कौन सा समास है, आज 10 बजे प्रैक्टिस में पूछे थे कि असोभी में कौन सा समास है, जो अच्छा होता है वो आपसे पूछ लिया जाता है, पता ही नहीं चले कहाँ का है। तो अयह अय ससह भी, इसका विग्रह क्या है, अय ससह, अय ससह भी, यहां पकड़ लेना, अयसोभी में भी पकड़ना, अयसोभी में भी पकड़ना, तुरंत जान जाओगे पंचमी तत्पुरुष। पूरा शब्द दिमाग गया, सब दिमाग का खेल है गुरु। अयसोभी में केवल भी पकड़ना, भी, ये आपकी वो समास की क्लास चल रही है जो आपको परीक्षा में समास से आपको डर से हटा देगी। भी शब्द है, भी मतलब भय भीत, भीत भी रीतिवाच्यम, तो भय भीत भीत ये सब प्रयोग हुआ असोभी में, अससह भी, इसलिए यहां अससह में पंचमी विभक्ति लगी है, अससह में पंचमी विभक्ति लगी है, पंचमी तत्पुरुष समास होगा। आगे देखें, अभी और समास है। अब देखिए, ये तो ये आपने पढ़ लिया, अर्थे नित्य समासो, अभी पंचमी वाला पढ़ रहे थे, भय भीत भीत रीतिवाच्यम, अभी चर्चा किए। अब ये देखिए, ये वाला सूत्र यहां लिखा है, अस्तो कांति दूरार्थ कृच्छाणिस्तेन, अस्तो कांतिक, अस्तो कांतिक दूरार्थ कृच्छाणी अक्तेन सूत्र है। ये कहता है कि अस्तोक शब्द हो, अंतिक शब्द हो, दूर तथा इनके वाचक अन्य शब्द और कृच्छ शब्द हो तो पंचमेंत के साथ समास बनाते हैं, परंतु पंचमी का लोप नहीं होता। कभी कभी समासों में विभक्तियों का लोप हो जाता है, कहीं कहीं समास का विभक्ति का लोप नहीं हो जाता है ना। जैसे आप युधिष्ठिर में कहते हैं ना कि यह सप्तमी अलुक तत्पुरुष है, तो युद्ध का लोप ही नहीं हुआ, युद्ध स्थिर इति युधिष्ठिर, तो युद्ध में सप्तमी विभक्ति लगे भी है। चलिए आगे देखिए, यहां पर लिखा है अस्तोकान मुक्तः, अस्तोक शब्द का प्रयोग किया गया, अस्तोकात मुक्त बन गया। यहां अस्तोकान मुक्त में आपको दिख रहा है पंचमी तत्पुरुष समास, किससे, अस्तोकांत दूरार्थ कृच्छाण्यक्तेन सूत्र से। अंतिकाद आगत, अंतिकात आगत, यहां पर देखिए कहा कि विभक्ति का लोप नहीं हुआ, तो अंतिकात यहां दिख भी रहा है, अंतिकाद आगत, पूरा अंतिकात, इसको पकड़ने वाला दिमागदार पकड़ लेगा कि अंतिकाद लिखा है, अंतिकात में पंचमी है, पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। आगत, आगे लिखा दूरात आगत, तो दूरात आगत लिखा है, क्या लिखा है, दूरात आगत लिखा, विभक्ति लोप नहीं हुई, इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास होगा। कृक्षात आगत, तो कृक्षात आगत बन गया, कृक्षात आगत बन गया, पंचमी तत्पुरुष होगा। अस्तोकान मुक्त, अंतिगातागत, दूरादागत और कृक्षादागत, ये सब समास जो हुए पंचमी तत्पुरुष हुए, अस्तोकांतिक दूरार्थ कृक्षाणिक्तेन सूत्र से, पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। चलिए षष्ठी तत्पुरुष समास की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि समास उसे कहते हैं जो प्रथम शब्द षष्ठी का हो, क्लियर हो गया। यह समास प्रायः सभी षष्ठ्यंत शब्दों के साथ होता है। अभी आप समास का षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, बहुत बार आप जानते हैं कि राज्ञः पुरुषः में जो समास होगा वो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसमें कुछ अपवाद हैं, उनसे मुख्य मुख्य यहां दिए जाते हैं। एक सूत्र है, देखिए कुछ लिखा है यहां पे, लिखा है षष्ठी, षष्ठी मतलब ये षष्ठी, षष्ठी 4 नंबर पे है तो षष्ठी हो गया। अब इनके कुछ अपवाद ये दिए जाते हैं, कह रहे हैं कि जब षष्ठी तृच प्रत्यय में अंत होने वाले कर्ता, भर्ता
श्रेष्ठा, तो ये सब कर्ता में क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगता है तो कर्ता बनता है। उसी तरह से भ्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगेगा तो भर्ता बनेगा। उसी तरह से सृज धातु से सृज धातु से त्रिच प्रत्यय लगेगा, श्रेष्ठा बनेगा। तो कर्ता भर्ता श्रेष्ठा में कौन सा प्रत्यय त्रिच प्रत्यय कहा कि अगला यहीं पर सूत्र लिखा है कि त्रिज काभ्याम कर्तरी, त्रिज काभ्याम कर्तर लिखा है। और जहां त्रिभुवन विधातु आदि में षष्ठी समास दिखाई पड़े उसे से षष्ठी वाली समझनी चाहिए, कर्तर षष्ठी नहीं समझनी चाहिए। तो कहा कि जब षष्ठी त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले कर्ता भर्ता श्रेष्ठा आए, आगे देखें लिखा होगा लिखा है ना, आदि अथवा अक प्रत्यय में अंत होने वाले, जैसे पाचक शब्द है, याजक शब्द है, सेवक शब्द है, आदि कर्तृवाचक शब्दों के साथ आवे। जैसे घटस्य कर्ता घट कर्ता, जगतः सृष्टा जगत सृष्टा, धनस्य हर्ता धन हर्ता, अन्नस्य पाचकः अन्न पाचकः। किंतु याचक इत्यादि शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है। जैसे ब्राह्मण याचक, यहां पर ब्राह्मण याचक में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। इत्यादि शब्द से पूजक, परिचारक, परिवेशक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, होत्री, पोत्री, भर्त्री, रथगणक तथा पत्तिगणक शब्दों में को समझना चाहिए, इनके साथ षष्ठी समास बनेगा। जैसे कभी ब्राह्मण याचक के साथ बन गया, पूजक शब्द के बन गया देव पूजक, परिचारक परिचारक, परिवेशक, स्नातक शब्द के साथ हो गया परास्नातक इत्यादि, अध्यापक शब्द के साथ, उत्पादक शब्द के साथ, होत्र शब्द के साथ, पोत्र, जब ये इसके साथ समास होगा तो वह समास षष्ठी तत्पुरुष का समास बनेगा। बाकी इसके पहले जो कहा था कि जब षष्ठी त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले कर्ता भर्ता श्रेष्ठा आदि अथवा अक प्रत्यय में होने वाले पाचक याचक सेवक आदि कर्तवाचक शब्दों के साथ आवे। तो अच्छा ऐसा बताया। यहाँ एक बात बताया था उन्होंने कि सारे और जहां त्रिभुवन विधातु आदि षष्ठी समास दिखाई पड़े उसे षष्ठी वाली समझनी चाहिए, कर्तर षष्ठी नहीं। अच्छा चलिए, यहाँ कुछ खास नहीं है। अब देखिए इसके आगे, इसको देखिएगा, यहां देखिए निर्धारण लिखा है ना, याच का दिभ्यस्य, यह सूत्र था याच का दिभ्यस्य। इसके आगे वाला सूत्र है नीचे वाला न निर्धारणे, इसको देखिए लिखा है कि निर्धारण किसी वस्तु की दूसरी से विशिष्टता के अर्थ में प्रयोग में आई हुई षष्ठी का समास नहीं होता। ये वही है यतश्च निर्धारणम, कारक वाला प्रसंग है। न निर्धारणे, न माने नहीं, निर्धारणे माने निर्धारण में, न माने नहीं, क्या नहीं, तो बोले निर्धारण में षष्ठी नहीं होगी। कहा कि निर्धारण, निर्धारण का मतलब जहां से कोई चीज निर्धारित हो, जहां से कोई चीज पृथककरण की जाए वो निर्धारण होगा। कहा कि जैसे किसी वस्तु की दूसरी से विशिष्टता दिखाने, जैसे कवियों में कालिदास अच्छे हैं, कवि नाम कविश कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहाँ षष्ठी सप्तमी का समास आप कारक करते हो, विभक्ति लगाते हो, तो सारे कवियों से उनको निर्धारित कर दिया गया कि वह सभी कवियों से वो अलग है। वही शब्द है निर्धारण का। गवाम गोश कृष्णा बहुछीरा, तो काली गाय को निर्धारित कर दिया गया अन्य गायों से, वही है निर्धारण। अर्थ के अर्थ में प्रयोग आई हुई षष्ठी का समास नहीं होगा। जैसे नृणाम द्विजय श्रेष्ठ, गवाम कृष्णा बहुछीरा इत्यादि में समास नहीं होगा। ये छोड़िए इसको, जब समास नहीं होगा तो आगे कहा कि गुणातरेण तरप लोपश्चेति वक्तव्यम। एक वार्तिक है, ये कहता है किंतु यदि तरप प्रत्यय में अंत होने वाले गुणवाची शब्द के साथ षष्ठी आवे तो वहां समास हो जाएगा, और साथ ही साथ
तरप प्रत्यय का लोप भी हो जाएगा। जैसे सर्वश्वेतः में आपसे समास पूछे तो सर्वेशाम श्वेततरः, ये लिखा है कि सर्वेशाम श्वेततरः, सर्वेशाम श्वेततरः, श्वेत तरह। यहाँ जो श्वेत तरह है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है? यहाँ पर ये प्रत्यय लगा है तरप। तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं। तरप और तमप, इन दोनों की घ संज्ञा होती है। तरप तमपौ घ, इनकी घ संज्ञा होती, जैसे त और तबतु की निष्ठा होती है, सत्रि और सानच की सत संज्ञा होती है, वैसे इनकी घ संज्ञा हो। ये तरप और तमप सुपरलेटिव डिग्री के आते हैं। जैसे आप कहते हैं सुंदर, कहते हैं सुंदर तमह, सुंदर तरह, है ना? सुंदर है, बहुत सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है, कहते हैं कि नहीं कहते? ये तरप और तमप प्रत्यय किसी चीज की विशिष्टता को अत्यधिक बता देते हैं। तो यहाँ सर्वश्वेतः में, यहाँ पर श्वेततरः में तरप प्रत्यय लगा, और इसके नाते यह सर्वेशाम महत्तर, सर्व महान शब्द है, सभी से महान, इसलिए महत्तर में तब प्रत्यय लगा, तरप प्रत्यय लगा, और तरप प्रत्यय सभी से महान बताया। ये बात ऊपर क्यों कही गई थी? जब आप किसी से किसी को महान बनाते हो, बात समझना मेरी बात, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जब आप किसी से किसी को महान बनाते हो तो वहां पर अगर तरप प्रत्यय लगा है तो षष्ठी विभक्ति समास बन जाएगा। सर्व महान में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सर्वश्वेतः में सर्वेशाम, सर्वेशाम में षष्ठी विभक्ति लगी है, सर्व का रूप चलाएंगे सर्वेशाम में बनेगा, और सर्वेशाम में षष्ठी लगेगी। ठीक है? तो किसी से आप किसी को महान बनाते हो, अगर वहां पर तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो षष्ठी होगी। अगर आप किसी से किसी का निर्धारण कर देते हो कि फलाने से फलाने सही हैं, उनका निर्धारित कर दिए, तो वहां समास नहीं होगा। वहां वह न निर्धारणे से है, वहां कारक वाली विभक्ति या का नियम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ ठीक है कि निर्णाम द्विज श्रेष्ठ, निर्णाम मतलब राजाओं में द्विज, ब्राह्मणों में द्विज श्रेष्ठ हैं, और गवाम कृष्णा बहुचीरा, गांव में काली गाय अत्यधिक दूध देती है, तो इनका निर्धारित आपने कर दिया तो समास बना लो। क्योंकि आप यहाँ कह रहे हो कि सर्व महान, सबसे महान यह आदमी है, तो आप यहाँ समास षष्ठी तत्पुरुष कर रहे हो, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? तो बता दिया उसका उत्तर कि अगर तरप प्रत्यय के साथ हुआ, जैसे सर्वेशाम महत्तर सर्व महान, तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए, गुणात्तरेण, अब आगे क्या है? चलिए इसको देखिए, एक सूत्र और है। सूत्र लिखा है कि पूर्णार्थक प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ, गुणवाचक शब्दों के साथ, सुहृत अर्थात तृप्त अर्थ वाले शब्दों के साथ, क्षत्रिय और सानच प्रत्यांत शब्दों के साथ, कृदंतव्यों के साथ, तब्य प्रत्ययों से बने शब्दों के साथ, तथा समानाधिकरण शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। इस लाइन को नोट कर लेना। कभी कभी ऑप्शन में देकर के पूछ सकता है कहां कहां षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली नोट कर लीजिएगा। कहां कहां नहीं होता भैया? तो पूर्णार्थक प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष नहीं होता, गुणवाचक शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता, सुहित अर्थात तृप्त अर्थ वाले शब्दों के साथ नहीं होता, सत्र स्थानित अगर प्रत्यय लगेगा तब भी वहां षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, तरप लगेगा तो होगा, कृत प्रत्यय लगेगा तो होगा। कृदंत अव्ययों के साथ, जैसे तब्य प्रत्यय बनेगा शब्दों के साथ, मतलब कृदंत प्रत्यय, लेकिन तब्य और तब्य प्रत्यय भी कृदंत का आता है, तब प्रत्यय भी कृदंत का आता है, त लगे तो हो जाएगा, लेकिन तब्यत लगेगा तो नहीं होगा। शब्दों के साथ समास, समानाधिकरण शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। जैसे सताम षष्ठ, है ना, सताम षष्ठ, काकस्य काषणम, फलानाम सुहितः, द्विजस्य कुर्वन्, कुर्वाणो वा, ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, तक्षस्य सर्पस्य, यहाँ समास नहीं होगा।
इसको नोट कर लीजिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से, कहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। चारों ऑप्शन में यही बात संस्कृत में लिख दिया जाएगा। यदि आप इसको पढ़े रहोगे तो एक सवाल कर ले जाओगे। सवाल यहाँ से बन सकता है इस प्रकार का। आगे लिखा कि तब्यत से बने शब्दों के साथ षष्ठी तत्समास होता है। मतलब तब्य से नहीं बनेगा, ध्यान रखना, तब्य से नहीं बनेगा, लेकिन तब्यत से बनेगा। तब्य और तब्यत दो प्रत्यय हैं, तो तब्यत से बने शब्दों के साथ षष्ठी समास होगा। वस्तुतः तब्य और तब्यत में कोई अंतर नहीं। तत् से केवल इतना सूचित होता है कि तब्यत से बने शब्द स्वरित स्वर वाले होते हैं, और स्वकर्तव्यम समस्त पद तो बनेगा ही, और उसमें अंत स्वरित होगा। समानाधिकरण के भी संबंध में इतना जानना आवश्यक है कि विशेषण पूर्व कर्मधारय जो समानाधिकरण तत्पुरुष का एक भेद है, और इसमें दोनों पद समानाधिकरण अर्थात समान लिंग में होते हैं, के अतिरिक्त समानाधिकरण शब्दों में ही समास का निषेध इस स्थल में किया गया है। आगे देखें, पूजार्थवाची, इसके नीचे एक सूत्र दिया होगा कि अक्तेन च पूजायाम, अक्तेन च पूजायाम, एक सूत्र आपको दिखेगा, अक्तेन च पूजायाम। अक्तेन च पूजायाम क्या कहता है? कहता है कि पूजार्थक, कहता है कि पूजार्थक अक्त प्रत्यय शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। लेकिन यहां आप देखिए, घुमा रहे हैं आपको कि अक्त प्रत्यय के साथ कहीं कहीं समास होता है, लेकिन अगर वो पूजार्थक अक्त प्रत्यय है, कहीं पूजार्थक शब्द का प्रयोग हुआ, तो वहां समास नहीं बनेगा। जैसे राज्ञाम मतो बुद्धि पूजितो वा, राज्ञाम मतो बुद्ध पूजितो वा, राज्ञा के मत से बुद्ध पूजित है। लेकिन यहां पर पूजित में ये पूजावाची शब्द है, इसलिए यहां बुद्ध शब्द में बुद्ध धातु से अक्त प्रत्यय बुद्ध बन गया, तब भी यहां समास नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ। राजमत इत्यादि पद नहीं बन सकते। अब सप्तमी तत्पुरुष समास देख लीजिए, इसमें कुछ था नहीं। समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद सप्तमी विभक्ति में रहा हो। यह समास भी विशेष दशाओं में होता है, और कहां कहां होता है यह आज देख लीजिए। यहाँ अच्छा ये पूरा दिया हुआ है कि सप्तमी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम शब्द रहा हो, तो ऊपर पढ़ लिया आपने, ये दशाओं में होता है। हाँ, कहाँ कहाँ होता है भैया? चलिए इसको देख लेते हैं, तब समाप्त किया जाए आज। देखिए लिखा है सप्तमी सौंडेय। सप्तमी सौंडेय एक सूत्र है जो ये बताता है कि समास में अगर जब सप्तम्यंत शब्द सौंड माने चतुर, धूर्त, कितव, प्रवीण, संबीत, अंतर, अधि, पट, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व, बंध, इन शब्दों में से किसी के साथ आए तो वह समास सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अक्ष सौंड में अक्षेषु सौंड सप्तमी तत्पुरुष। प्रेम निधूर्त आज पूछा था, प्रेम निधूर्त प्रेम धूर्त में सप्तमी तत्पुरुष। धूत कितव धूते कितव सप्तमी तत्पुरुष। सभा पंडित सभाया पंडित सभाया में सप्तमी विभक्ति लगी, सभा पंडित में सप्तमी तत्पुरुष। आतप शुष्क आतपे शुष्क में सप्तमी तत्पुरुष। कटाहे पक्व कटाह पक्व में सप्तमी तत्पुरुष। चक्रे बंध चक्रबंध में सप्तमी तत्पुरुष बन गया। और एक है ध्वांग छेपेण। ध्वांग छेपेण का मतलब, ध्वांश मतलब होता कौवा। जब शब्द अथवा इसके समान अर्थ रखने वाले शब्दों के साथ निंदा करने के लिए सप्तमी आवे, जैसे तीर्थे ध्वांश। तीर्थ ध्वांश मतलब तीर्थ का कौवा अर्थात लोलुप। तीर्थ का कौवा का मतलब क्या है? ये कहावत है कि तीर्थ का कौवा हो, जहां जहां देखोगे तीर्थ वहीं वहीं दौड़ते हो। तो यही बात इसको कहते हैं कि कौवा को ध्वांश कहते हैं ना। तीर्थे ध्वांश, तीर्थे में सप्तमी लगी, तीर्थ ध्वांश में सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ।
और श्रद्धे का क श्राद्ध का कह में भी, श्राद्ध मतलब श्राद्ध का कौआ, तो श्राद्ध एक तीर्थ मतलब कहीं श्राद्ध हो रही है वहां कौआ पूछा, तो श्राद्ध का क में भी सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्वांग छेपेण छेपे, ध्वांग छेपेण अर्थात ग्रहणम, इस वार्तिक से समास हो जाएगा। बस आप यहाँ नोट कर लेना। अब आज की क्लास समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कल पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे कल। आज की क्लास को यहीं पर रोका जाएगा, आपका यहाँ तक समास हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे यह समानाधिकरण तत्पुरुष पढ़ने के बाद कुछ आप तत्पुरुष पढ़ेंगे, अलुक तत्पुरुष, उपर तत्पुरुष, गति तत्पुरुष ना, फिर आप आगे वाला समास होगा पढ़ेंगे। मतलब धीरे धीरे समास भी हम लोग पढ़ लेंगे, तो फिर आगे किताब पढ़ेंगे। वो किताब जल्दी से आपको पढ़ानी है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।